बेसिकली मौज मस्ती करने वाला यूथ है, फ्लर्ट, ड्रिंक। अगर मेरे पापा ये मुखौटा लगाएंगे तो वो झूठ बोल सकते हैं। दोनों को मैंने मिला दिया तो उसका रिजल्ट आया, अगर एक आम आदमी भी थोड़ा सा अभिनय सीखे, उसमें क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर्य के, तो शब्द के जरिए आप वातावरण को सुंदर भी बना सकते हैं। और हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं रुपेश कोड़ा इंडिया थिएटर गाइड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इंडिया थिएटर गाइड में हम कई तरह के नाटक और उनके कलाकारों की कहानियां हम आप तक लेके आते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और अभी वो नाटक में रिटर्न और डायरेक्शन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर ललित परिमो। ललित जी, वेलकम टू इंडिया थिएटर गाइड। नमस्कार सर, आपकी एक बुक जिसका नाम है मैं मनुष्य हूँ, ये आपने लिखी हुई है, तो इसकी इंस्पिरेशन और क्या थॉट्स आए थे आपको? देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट कहो या विचार कहो, उसको डेवलप किया ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स व्हाइल वर्किंग एज एन एक्टर एंड व्हाइल बीइंग अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। अपनी आध्यात्मिक यात्रा और अभिनय यात्रा दोनों को मैंने मिला दिया तो उसका रिजल्ट आया अभिनय योग। बहुत cool। मैंने पाया कि अभिनय भी एक प्रकार का योग है। किस तरह से योग है कि जब एक अभिनेता अभिनय का काम करता है, चाहे वो मंच पर हो या कैमरे के सामने हो, और किसी स्क्रिप्ट पर या टेक्स्ट पर काम करता है और हमेशा वो सीन करता है, सीन तैयार करता है, कैरेक्टर तैयार करता है, तो उसके पास कुछ लिखे हुए शब्द होते हैं, संवाद होते हैं और चरित्र की एक व्याख्या होती है जो राइटर द्वारा उसको दी जाती है। तो वो पहले चिंतन मनन करके वो जो चरित्र है उसकी एक रूपरेखा बनाता है, फिर वो संवाद याद करता है और फिर उसको मंच पर या कैमरे के सामने बोलता है दूसरे साथी के साथ। तो इसमें बहुत सारी योगिक क्रियाएं ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती हैं। योग में प्रत्याहार एक विधि है जिसमें हम मन को बाहरी जगत से हटा के अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो जैसे ही आप चरित्र पर विचार करते हैं और संवाद को पढ़ते हैं तो आपका मन थोड़ा सा अंदर चला गया और वहाँ उन संवादों के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर प्रत्याहार के बाद आती है धारणा की विधि। धारणा में माइंड जो है एक ही विषय पर फोकस करता है, तो वो विषय है चरित्र और संवाद। तो ऐसे करके एक योगिक प्रोसेस से अभिनेता गुजरता ही है। ये मैंने एक्टर के रूप में काम करते करते और साथ में अपने योग की जो मेरी यात्रा चल रही थी, उन दोनों को मैंने एक तरह से मिला दिया, एक ब्रिज बना दिया। और साथ ही मैंने ये भी पाया कि अगर एक आम आदमी भी थोड़ा सा अभिनय सीखे और अपने मन के अंदर उसके जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, सबकॉन्शियस वर्ल्ड में खासकर, अगर उसको मोनोलॉग के जरिए या सीन्स के जरिए एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, एक वर्कशॉप में उसको बाहर निकाले, तो वो थोड़ी देर के लिए फ्री हो सकता है। ये इस रिसर्च के पीछे का फंडामेंटल विचार है या आइडिया है। तो मैंने इसी तरह के मोनोलॉग्स बनाने शुरू किए। उसमें क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर्य के, घृणा के, भय के, लज्जा के, ऐसे अलग अलग जो नेगेटिविटी हर आदमी को घेर लेती है ना, तो उसका पहले नेगेटिव मोनोलॉग और फिर पॉजिटिव मोनोलॉग। चूंकि अभिनय करते करते मुझे ये भी समझ में आया, शायद सभी लोग जानते हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत है। है ना? तो शब्द के जरिए आप वातावरण को सुंदर भी बना सकते हैं और वातावरण को पॉइजनस भी बना सकते हैं। इट इज ऑल द पावर ऑफ वर्ड। पोइट्री में भी यही, आप शब्दों के माध्यम से एक दुनिया क्रिएट करते हैं और उस दुनिया से कुछ अच्छी बात या बुरी बात कह सकते हैं। इंस्पायर करने के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी शब्द ही सब कुछ है। तो शब्दों को इस ढंग से मैंने रचा कि एक तरफ से कैथार्सिक्स हो, जब नेगेटिविटी बाहर फेंक दी जाती है, जैसे अंदर दबा हुआ गुस्सा है या दबी हुई घृणा है, हेट है या जेलसी है, अगर आप उसको एक मोनोलॉग के जरिए क्रिएट करेंगे और निकाल फेंकेंगे तो आप थोड़े से हल्के हो जाएंगे। और फिर उस पर पॉजिटिविटी का जो मोनोलॉग है वो करेंगे
तो आपका मन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभिनय योग में इसी तरह के मोनोलॉग्स और सीन्स हैं। ओके। सीन्स हैं हमारे जिंदगी में जो भी हमारे नजदीकी रिश्ते हैं, हाँ जैसे बाप बेटा है, माँ बेटा है, बाप बेटी है, हाँ भाई भाई है, पति हाँ पत्नी है, हाँ हाँ प्रेमी प्रेमिका है, हाँ। सीनियर जूनियर है, यस। अमीर गरीब है। जीवन में रिश्ते ही रिश्ते हैं, है ना। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो है उन्हीं रिश्ते में आते हैं, हाँ है ना। अगर बाप बेटे में तनाव है, हाँ बेटा चाह रहा है कि इस लड़की से शादी करूं, बाप कहता है कि अभी शादी मत कर, अभी धंधा कर, अभी बिजनेस ला, तो दोनों में क्लैश, और क्लैश की वजह से इसके अंदर भी गुस्सा, उसके अंदर भी गुस्सा। तो हम उसको ये कह रहे हैं, हमने अभिनय योग में इस तरह के मोनोलॉग्स बनाए और एक सिस्टम बनाया कि उसको पहले नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर फेंको, फिर पॉजिटिविटी का उसके ऊपर एक ऑइंटमेंट लगा लो। तो ये पूरे मोनोलॉग्स और सीन्स का जो एक पूरा एक प्रोसेस है, हाँ हाँ। ये मैं मनुष्य हूँ नाटक के अंदर है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपने एक मुखौटा नामक एक उपन्यास लिखा है, तो ये उसके बारे में सर क्या है? मुखौटा एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बॉम्बे में रह रहा है और बड़ी मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती है। यहाँ पे बहुत लोग छोटे शहर से आते हैं सपने लिए, अरमान लिए, और अक्सर लोग मार्केटिंग या सेल्स में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। अब ये आदमी छोटे शहर से आया है और ये भी मिडिल क्लास मॉरलिटी वाला आदमी है, बहुत अच्छे परिवार से है, पढ़ा लिखा है, लेकिन स्मार्ट नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं हाँ। वो नहीं है। तो छोटी सी 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है, हाँ। लेकिन जो प्रोडक्ट उसको मिला है बेचने के लिए, उसमें वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, वो अच्छे से सेल कर नहीं पाता। उसके दोस्त जो है झूठ बोल के, चालाकी से बिजनेस लाते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहा। तो इसी वजह से इसकी तरक्की भी नहीं हो रही, और घर में इसका बीवी है, इसका एक बच्चा है, और घर में भी इसको एक तरह से वो तंगी का सामना करना पड़ता है। हाँ। तो इसका बच्चा है एक प्रतीक नाम का, जो एक्चुअली हीरो वही है कहानी का, बच्चा एक हीरो है। वो एक बार घर में पिज़्ज़ा लाने की जिद करता है, उसके पड़ोसी के बच्चे ने, उसके फ्रेंड ने, अक्सर लोग घर में पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना, ये जो है बाहर से ऑनलाइन, हाँ। तो इसका भी मन कर रहा है। हाँ। आज कहानी यहाँ से शुरू होती है कि पिताजी जो है घर में तनख्वाह लेके आए हैं और बेटा पिज़्ज़ा की जिद कर रहा है, और बाप देखता है अरे 300 रुपये का पिज़्ज़ा, तनख्वाह उसकी 8,000 रुपये, तो इतना खर्चा पिज़्ज़ा पे करना कहाँ की समझदारी है। तो उसको दुख होता है कि मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, और बेटे को मनाया जाता है कि पिज़्ज़ा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हम घर में ही तुम्हें डोसा खिलाते हैं। हाँ। तो मगर बेटे को इस बात की चिंता है कि मेरे पापा के पास इतने पैसे क्यों नहीं कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, मेरे घर में साइकिल नहीं है, ये बाइक नहीं है, कार नहीं है। तो माँ उसे समझाती है, क्योंकि फादर झूठ नहीं बोलते, ये मेन पॉइंट है नॉवेल का, क्योंकि फादर झूठ नहीं बोलते इसलिए वो पैसा कमा नहीं पाते, और ये बात सच है कि वो झूठ बोल के बिजनेस कर नहीं पा रहा है। ओके। तो वक्त गुजरता है, एक बार ये बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ किसी मेले में जाता है, फन एंड फेयर एक मेला है आसपास कहीं लगा है, तो वहाँ ये लोग ऐसी मौज मस्ती करने जाते हैं, और वहीं पे एक दुकान इसको दिखती है जहाँ पे तरह तरह के मुखौटे बिक रहे होते हैं। और मुखौटे हैं वहाँ, अमीर बनने का मुखौटा है, इंटेलेक्चुअल बनने का मुखौटा है, कलाकार बनने का मुखौटा है, और एक मुखौटा है झूठ बोलने का। ओके। तो इस बेटे का ध्यान वहाँ जाता है कि अगर मेरे पापा ये मुखौटा लगाएंगे तो वो झूठ बोल सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके मुखौटा ले आता है, घर आता है, माँ को बोलता है कि हमारे पापा अब पैसे कमाएंगे, देखो मैं ये मुखौटा लाया हूँ। माँ सर पीटती है। शाम को बाप आता है, बोलता है ये क्या बच्चों वाला काम तुम करवा रही हो मुझसे, मुझे कह रही हो मुखौटा लगाने के लिए, ऐसे होता है क्या? मुखौटा लगा के मैं झूठ बोलूँगा? मेरे मत करो ये सब मेरे सामने। लेकिन बच्चा जिद करता है, पापा पहन लो पहन लो। माँ भी कहते हैं इसका दिल रखने के लिए पहन लो। बेटे के कहने पे मुखौटा लगा लेता है और मुखौटा चिपक जाए, और फिर धीरे धीरे वो झूठ बोलना शुरू करता है। पहले थोड़ा झूठ, और उसमें थोड़ी स्ट्रगल होती है, क्योंकि अंदर का अच्छा आदमी विरोध करता है। लेकिन धीरे धीरे वो झूठ बोलने में कामयाब हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगती है। पहले वो छोटे घर में थे, फिर बड़े रेंटल में आ गए, फिर धीरे धीरे स्कूटर भी आया, फिर जैसे होता है तरक्की होती है वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे ये भी देख रहे हैं मुखौटा जो उसके चेहरे के साथ बहुत ही चिपकता जा रहा है। ओके। ऐसे करके 4 साल बीत गए, वो धीरे धीरे अच्छा पैसा कमा रहा है। एक बार अपने बेटे का, प्रतीक का जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे पार्टी घर में हो रही है। पार्टी होने के बाद जब ये घर में आराम करने सोने के लिए जाते हैं, तो फादर की पीठ पे ना एक हल्का सा दर्द आना शुरू होता है।
और वो दर्द बहुत सीवियर हो जाता है और वो धीरे धीरे जो है एक बड़ा सा फोड़ा बन जाता है उसका और उसको बहुत पेन होता है और वो सब डॉक्टर्स को दिखाता है लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो पेन किलर से अभी काम चलाया जाता है, मगर ये थोड़ा एग्जैजरेटेड स्टोरी बनाई है कि उसका फोड़ा जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका शेप बड़ा हो रहा है और उसका कुबड़ हो गया, हंचबैक हो गया। और यहाँ इसको ये स्ट्राइक करता है कि अपने बीवी और बच्चे से कहता है कि मैं जानता हूँ मुझे ये बीमारी क्यों हुई है, क्योंकि मैंने झूठ बोलना शुरू किया है, नेचर मुझे इसकी पनिशमेंट दे रहा है। तो बीवी मानती नहीं है, बेटा भी बोलता है, बेटा थोड़ा कंफ्यूज्ड है। ऑफिस में लोग कहते हैं क्या किस ज़माने की बात कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं होता, बट ये मानता नहीं है। तो यहाँ से इसका एक रिवर्स जर्नी शुरू होता है। ये ऑफिस से रिजाइन करता है और जो भी इसने एक्स्ट्रा इसको बहुत पैसा जो मिला था, जो ये समझता था कि झूठ बोलने से कमाया है, ये ऑफिस में रिटर्न कर देता है और एक टीचर का काम शुरू कर देता है। यूट्यूब चैनल खुलता है और वहाँ ट्यूशन का काम शुरू करता है। बेटा इसका साथ देता है और ये धीरे धीरे एक साधारण बट हैप्पी लाइफ फिर से जीना शुरू करता है। दिस इज द होल स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मतलब एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आम पब्लिक को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको अच्छाई भी सीखने को मिलेगी, बुराई भी सीखने को मिलेगी, अपने को कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अच्छा ललित जी, आपका एक और नाटक आ रहा है जिसका नाम है बजने दो शहनाइयाँ। ये आपने रिटर्न भी किया है और डायरेक्ट भी किया है। सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? हाँ, ये भी यूथ बेस्ड स्टोरी है। जैसे कि आज का समय है, आज का यूथ कैसा है, कैसा हो चुका है। बेसिकली मौज मस्ती करने वाला यूथ है। फ्लर्ट, ड्रिंक, जल्दी जल्दी पैसा कमाना एंड हैप्पी गो लकी, दिस इज द काइंड ऑफ यंगस्टर्स विच वी सी टुडे। तो ऐसे ही एक कैरेक्टर की कहानी है और आज उसकी उम्र 33 साल है। तो वो अपने फादर का ही काम कर रहा है, फादर का ही एक बिजनेस है जिसमें वो काम कर रहा है, बट कैजुअली करता है। उसको मालूम है कि पैसा तो आएगा ही, और डेटिंग, फ्लर्टिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, क्रिकेट, इसी में उसका ज़्यादा टाइम बीतता है, इसी में उसकी मौज मस्ती बीतती है। अब डेटिंग करते करते एक ऐसी लड़की से उसका पाला पड़ता है जहाँ उसका एक सीरियस रिलेशन बन जाता है। वो उसकी वजह से नहीं, लड़की की वजह से, बिकॉज वो लड़की इतनी स्ट्रांग है कि वो इसको छोड़ना ही नहीं चाहती। और कैसे ये धीरे धीरे शादी की तरफ कन्विंस हो जाता है और मजबूर हो जाता है शादी करने के लिए, ये स्टोरी। बहुत बढ़िया सर, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग, हाँ, मतलब थोड़ा सा एक सोशल मैसेज भी है। तो कहानी का सार भी यही है कि भाई आप मौज मस्ती करो, 30 साल 35 साल तक मौज मस्ती करो, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी का जीवन जियो। जिम्मेदारी में ढंग का काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, शादी करो, ये संदेश दिया जा रहा है। सेटल हो जाओ, जो हम बोलते हैं। यस, ये वरना आजकल तो 60 साल तक भी कोई सेटल नहीं होता। नहीं होता। और ये यूरोप और अमेरिका की जो बीमारी है वो यहाँ फैल चुकी है। और ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो मैसेज अच्छा है। ललित जी, आपने एक नट समाज करके एक संस्था की आपने स्थापना की है। सर ये स्थापना करने का आपको कैसे इंस्पिरेशन हुआ? उसके पीछे भी मेरा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग रही है, उससे हम तो बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पे, जैसे बेसिक ध्यान वगैरह सीखते हैं, लेकिन समाज को कुछ देने की बात भी वहाँ सिखाई जाती है। तो ये बात मेरे मन में हमेशा ये चलता था कि मैं समाज को क्या दूँ। तो फिर ये ख्याल आया कि जो काम मैंने किया जीवन भर, एक एक्टर के रूप में ही मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, रोज़ी रोटी तो मेरी यही रही है। मैंने 18 साल की उम्र से एक्टिंग शुरू की और अपने जीवन का अधिक समय इसी में बिताया है, तो क्यों ना समाज को वो दूं। और बॉम्बे में रहते हुए मैंने ये भी देखा कि यहाँ जो एक्टिंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। मिडिल क्लास लोग ठीक से अफोर्ड नहीं कर सकते, और सिर्फ 1 महीने या 3 महीने का कोर्स करा के बच्चे को छोड़ देते हैं और फिर अपने ही भाग्य पे वो चलता है। तो और टीचिंग जो है, टीचर्स चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन मार्गदर्शन सही नहीं है। 3 महीने में कोई क्या सीखेगा? हम अगर अपने दिनों की बात करें, 3 महीने तो एक नाटक करने में लगते थे। 3 महीने या 2 महीने में एक नाटक कर सकता है आदमी, और एक नाटक से कितना सीखेगा? उसके बाद उसे और नाटक करते रहना चाहिए, तब वो अपनी कमियों को सुधार सकता है। लेकिन बॉम्बे कल्चर चूंकि बड़ा ही कमर्शियल वर्ल्ड है, इसलिए सब चीज़ यहाँ जल्दी जल्दी होती है। तो एक्टिंग स्कूल में भी यही हो रहा है। तो मैंने कॉस्ट इफेक्टिव या लो कॉस्ट एक्टिंग क्लासेस और एक्टिंग वर्कशॉप्स शुरू की,
और साथ में ये भी मैंने एक सिस्टम रखा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले नुक्कड़ नाटक, फिर आधे घंटे का एक प्ले, फिर एक बड़ा प्ले, इस तरह से उन्हें थिएटर के माध्यम से ट्रेन करूं। तो उसमें जो हमारे कुछ बच्चे अच्छा सीख जाते थे, लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहते थे, उनको लेके मैं प्ले करता था, अभी भी करता हूँ। ये प्ले अभी भी आने वाले जुलाई में हो रहा है, 22 जुलाई में। तो नट समाज वो प्लेटफॉर्म बना जहाँ हम स्टूडेंट्स को एक प्ले करने का एक एटमॉस्फेयर देते हैं और उनकी ट्रेनिंग में उनको हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपने अभी अभिनय योग के बारे में बात की जी। तो सर ये अभिनय योग अभी आजकल की युवा पीढ़ी है, या तो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, या तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैसा बेनिफिट रहेगा, ये कैसे काम करेगा ये उनके लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभिनय योग सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, बल्कि नॉन एक्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल, हर तरह से बेनिफिशियल। पहली इसकी जो स्पेशलिटी है कि वो आपके नेगेटिव इमोशंस को लेकर ही चलती है। देखिए, एक्टर जब बन रहा होता है, हाँ, थोड़ी सी ही अगर उसकी एक समझ पैदा हो गई तो हम सब के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग तो रहती है ना। अगर उसको लेके आप एक्टिंग का काम सीखे तो आप जल्दी सीख सकते हैं। इस बात को मानते हैं? हाँ। क्यों जल्दी सीख सकते हैं? क्योंकि वो फीलिंग अंदर मौजूद है। राइट। जैसे अगर कोई बहुत दुखी आदमी है, हाँ, तो उसको दुखी वाला सीन दो तो जल्दी करेगा, जल्दी कर देगा, है ना। हाँ, यूज्ड टू है। ठीक है, ऐसे ही कोई गुस्से वाला आदमी, जिंदगी में उसे गुस्सा आता है, हाँ, दिन में 10 बार वो चिल्लाता है, घर पे, दोस्तों पे या गर्लफ्रेंड पे, तो अगर उसे गुस्से वाले रोल दो तो वो जल्दी करेगा। राइट। तो इस आधार पे अभिनय योग हेल्प करेगा उन एक्टर्स को जिनका एक पर्टिकुलर इमोशन हम समझ लेते हैं कि इसका ये हावी है, तो इसको इस तरह के मोनोलॉग्स दो, इस तरह के सीन दो, ये जल्दी पिक करेगा, जल्दी सीखेगा। उसी तरह नॉन एक्टर्स के साथ भी ये समस्या है। ये इस समस्या से हम उनको एक सोल्यूशन दे सकते हैं। ओके। अगर आप, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दबी हुई भावनाओं को बाहर फेंको, हाँ, और फ्री हो जाओ। सर, आपका इतना एक्सपीरियंस बॉलीवुड में भी है और थिएटर में भी है, तो आजकल की पीढ़ियां जो है थिएटर्स कम देखते हैं, तो उनके लिए आपका आने वाली पीढ़ी के लिए, यंग जनरेशन के लिए क्या सजेशन है थिएटर के रिलेटेड? हाँ, पिछले कुछ समय से थिएटर एक्टिविटीज़ वैसे बढ़ी हैं, थिएटर स्पेसेस भी बढ़ गए हैं, मगर लोग उतने ज़्यादा आते नहीं हैं। कई बार तो थिएटर ग्रुप्स 2 शो, 4 शो, 6 शो, और हिंदी थिएटर का तो हाल आपको मालूम ही होगा। मराठी थिएटर तो बहुत अच्छा है, गुजराती थिएटर भी कम से कम वो हाउसफुल शोज होते हैं। हिंदी थिएटर की समस्या हमेशा से रही है, बट जहाँ तक आपकी ये बात है कि नए लोगों को थिएटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ समय के लिए तो करना ही चाहिए। थैंक यू ललित जी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपके किताब के बारे में, कुछ थिएटर के बारे में। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए? क्यों नहीं। तो सर, पहला सवाल, आपका पसंदीदा थिएटर रोल कौन सा? एक ग्रीक प्ले था, इफिजीनिया इन आउलिस, उसमें मैंने एगेमेम्नन का कैरेक्टर किया, लॉन्ग बैक, 30 years बैक। एक वर्ड में आपके को एक्टर जो आपके साथ काम करते हैं थिएटर में? अश्विन धर। युवा कलाकार को आपका एक संदेश? खूब मेहनत करें और अभिनय से खूब प्यार करें, साथ ही साथ जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीने की कोशिश करें। और वही युवा कलाकार को एक थिएटर का मंत्र? लगे रहो। ललित जी अगर थिएटर में या बॉलीवुड में नहीं होते तो क्या होते? मैं टीचर होता, मेरे अंदर टीचर के गुण हैं काफ़ी। ललित जी, आपका कोई थिएटर या तो कोई एक ऐसी थिएटर की या ड्रामा की कोई पंक्तियाँ जो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे? हाँ, ऐसे तो बहुत सारी पंक्तियाँ, ये तो मेरा ही लिखा हुआ जो नाटक है ना, मैं मनुष्य हूँ, उसमें उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। और ये सिर्फ, मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये सिर्फ मोनोलॉग ही नहीं है, इसके पीछे काफ़ी गहरा चिंतन भी है। आप सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। इस तरह से हैं कुछ लाइनें। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूँ, विश्व ब्रह्मांड के इस पृथ्वी ग्रह पर मैं 100 वर्षों के लिए आया हूँ और मुझे ललित की भूमिका मिली है। मैं अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से सफल हूँ, इसके लिए मैं मन और प्राण से प्रयत्नशील रहूँगा। मुझ में अपनी भूमिका समझने की शक्ति पैदा हो और मन, वचन और कर्म से मैं अपना मनुष्य जीवन सार्थक बना सकूं,
इसकी मैं कामना करता हूँ। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि जो शक्ति इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मेरे चरित्र, मेरी भूमिका और मेरे जीवन को भी चला रही है। मैं हर दिन हर पल उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ और उसी शक्ति की सहायता से इस विश्व रंगमंच पर मैं ललित का अभिनय कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे मनुष्य की भूमिका मिली है, इसीलिए मेरा लक्ष्य है स्वयं को जानना। अपने इस अभिनय यात्रा के दौरान मुझे सुख, दुख, लाभ, हानि, आशा, निराशा, राग, द्वेष जैसे अनेक दृश्यों को निभाना होगा। लेकिन सभी दृश्यों के पीछे जो दृष्टा है, सभी भावों के पीछे जो साक्षी भाव है, उसे जानने के लिए मैं हमेशा सजग व सचेत रहूंगा। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। थिएटर आपके लिए क्या है सर? थिएटर मेरे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां मैं अभी आने वाली जनरेशन को कुछ दे सकता हूं, कुछ सिखा सकता हूं और उनकी जिंदगी को और बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू रुपेश, थैंक यू सो मच।